Good evening, everybody. So, beta, as we had discussed in the last session, हमने बच्चे एसिड हमने कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स जो है वो पोर्शन कंप्लीट किया था एंड वी हैव ओनली लेफ्ट द होमोलोगस सीरीज. We'll be continuing with that afterwards. बच्चे, today we'll be beginning up with life processes. This is a very important chapter of bio and the only chapter which is going to come in term 1. और इसकी बच्चे जो वेटेज है आपके टर्म 1 के एग्जाम की, दैट इज ऑफ 10 मार्क्स. इट हैज 10 मार्क्स वैल्यू इन योर टर्म 1 नवंबर एग्जाम्स. तो ये बायो का सिर्फ एक ही पेपर है जो हमें क्या करना है, बायो का एक ही चैप्टर है जो हमें डिस्कस करना है. ऑलराइट अनीशा, आई रिमेम्बर मैंने बोला था कि हम मंडे को सैंपल पेपर करेंगे. बच्चे विल जस्ट पुश इट लिटिल बिट बिहाइंड, थोड़ा सा उसको पीछे पुश करेंगे. एक बार हम लाइव प्रोसेस कंप्लीट कर ले, फिर हम सैंपल पेपर डिस्कस करेंगे, ताकि जब हम उसमें कुछ क्वेश्चंस हैं जब हम करें तो हमें वो करने में इजी लगे, क्योंकि लाइव प्रोसेस एक मेन चैप्टर होगा, बायो के सारे क्वेश्चन उसी से हैं. ओके, सो विल बी डिस्कसिंग दैट वंस वी फिनिश ऑफ विद लाइव प्रोसेसेस. ऑलराइट, ओके. सिमरन, हैलोजेंस क्या होते हैं? Halogens are बच्चे, you can say elements. Okay, halogens की जब हम बात करते हैं बच्चे, halogens are elements which form salts. जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन. These are elements which form salts with metals. Halogens को हम कैसे डिफाइन करेंगे? These are elements which form salts with metals. So फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब हैलोजेंस हैं. ओके अनीशा, आई नो इस बार आपके जो क्वेश्चंस हैं साइंस में वो आपको लग रहे होंगे कि एक्टिविटी बेस्ड हैं सारे, पर बच्चे अगर आप ध्यान से देखोगे तो इतने मुश्किल भी नहीं है. ऐसा नहीं है कि बहुत मुश्किल है. अगर आपकी थ्योरी पोर्शन क्लियर है तो आप इजिली उनको अटेम्प्ट कर पाओगे, इतने मुश्किल क्वेश्चंस नहीं है. ठीक है ना? ऑलराइट, सो विल बी डिस्कसिंग दैट, नो वरीज, हम एक बार उसको जरूर डिस्कस करेंगे. सो लेट्स क्विकली फिनिश ऑफ विद लाइव प्रोसेसेस, फिर उसको हम डिस्कशन करेंगे. ऑलराइट, चलो. सो बच्चे, लाइव प्रोसेसेस वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर टर्म 1, 10 मार्क की इसकी वेटेज है. सो वी विल क्विकली डिस्कस डेफिनेशन ऑफ लाइव प्रोसेसेस एंड देन विल बी मूविंग अहेड टू न्यूट्रिशन. अब बच्चे, हम लाइव प्रोसेसेस को कैसे डिफाइन करते हैं? व्हाट आर लाइव प्रोसेसेस? But you can say these are essential biological processes. What are life processes? These are essential biological processes which help to sustain life. Which help to sustain life. Okay? ये लाइफ को सस्टेन करने में हेल्प करते हैं. ओके, इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं? लाइफ प्रोसेसेस. अब अच्छा, लाइफ प्रोसेसेस में न्यूट्रिशन आ जाएगा जो हमने इस चैप्टर में डिस्कस करना है. देन रेस्पिरेशन, देन वी विल बी डिस्कसिंग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस. लास्ट इज एक्सक्रीशन. एक्सक्रीशन इज रिमूवल ऑफ वेस्ट. ओके, इसके अलावा है बच्चे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है जो नेक्स्ट चैप्टर में था 7th में, एंड रिप्रोडक्शन इन चैप्टर नंबर 8. ये कुछ ऐसे प्रोसेसेस हैं बच्चे जिनके बिना लाइफ पॉसिबल ही नहीं है. ओके, सो दीज आर एसेंशियल बायोलॉजिकल प्रोसेसेस व्हिच हेल्प टू सस्टेन लाइफ. एंड बच्चे, लाइफ प्रोसेसेस से ही हम डिस्टिंग्विश कर पाएंगे. विल बी एबल टू डिस्टिंग्विश लिविंग फ्रॉम डेड. विल बी एबल टू डिस्टिंग्विश लिविंग ऑर्गेनिज्म from dead. Okay, we'll be able to distinguish living organism from non-living thing. Okay, किसकी वजह से possible है ये? It is due to life processes. Okay, Lavanya, yes, we will consider reproduction a life process. It is a life process. Reason, अगर बच्चे रिप्रोडक्शन नहीं होगी, अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगी तो लाइफ कंटिन्यू ही नहीं करेगी. ओके, आई अंडरस्टैंड. सिमरन, आपके माइंड में क्या डाउट आ रहा होगा कि लाइफ इज पॉसिबल इवन इफ वी डोंट रिप्रोड्यूस. ओके,
पर क्या बच्चे लाइफ एग्जिस्ट करेगी अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगी तो? बताइए। यहां हमें एक चीज ये समझनी है बच्चे, रिप्रोड्यूस करना है या नहीं करना है वो एक इंडिविजुअल चॉइस है। पर अगर बच्चे सारे स्पीशीज रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे, सारे इंडिविजुअल रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे, तो लाइफ ही पॉसिबल नहीं होगी। सो वी हैव टू कंसिडर इट एज अ लाइफ प्रोसेस। बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स का, लिविंग ऑर्गेनिजम्स का एक एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक है। हाँ जी सिमरन बोलो। Sir, but we are talking about the life processes which are essential for an individual organism to reproduction is not necessary for an individual organism. Okay. ये देखो मैंने यहाँ क्या लिखा है। So do you not think reproduction is essential for sustenance of life? How will life continue अगर reproduction नहीं होगी? What do you think? I understand आपके माइंड में ये बात आ रही होगी कि लाइफ प्रोसेसेस अगर एक चैप्टर है तो उसमें ही क्यों रिप्रोडक्शन नहीं डाल दिया गया, राइट? Yes. तो बच्चे हमें ये भी समझना है कि रिप्रोडक्शन अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिसको लाइफ प्रोसेसेस के अंदर डिस्कशन नहीं कर सकते थे, तो इसलिए उसको अलग चैप्टर रखा हुआ है। वी नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगी तो लाइफ की कंटिन्यूटी नहीं रहेगी, लाइफ तो वैसे ही खत्म हो जाएगी। इज इट क्लियर? Yes. अलग चैप्टर में वो इसलिए है क्योंकि वो एक अलग खुद में एक टॉपिक है। ओके बच्चे, आई अंडरस्टैंड कि रिप्रोडक्शन जो है एक इंडिविजुअल चॉइस हो सकती है, पर अगर बच्चे सारे इंडिविजुअल्स ये डिसाइड कर लें कि हमने रिप्रोड्यूस नहीं करना, तो बच्चे फिर तो डेफिनेट लाइफ स्पैन होती है, उसके बाद क्या होगा? लाइफ विल बी ओवर, लाइफ तो खत्म ही हो गई। Yes. और रिप्रोडक्शन से वेरिएशंस होती हैं जिससे हम एवोल्यूशन में वो हमें हेल्प कर रही है। तो बच्चे वी शुड कंसिडर इट एज एन इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस। ठीक है, ऑल राइट, ओके चलो। तो बच्चे इस चैप्टर में हमें मेनली क्या डिस्कस करना है? वी विल हैव टू डिस्कस द मेजर जो लाइफ प्रोसेस जो हमने इसमें डिस्कस करने हैं, न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्टेशन, रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन। अब यहाँ बच्चे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट लाइफ प्रोसेसेस ऑपरेट इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एंड इवन इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। If you talk about unicellular organisms or multicellular organisms, सब में लाइफ प्रोसेसेस ऑपरेट करते हैं, पर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ये सिंपल होंगे। When you talk about multicellular organisms, इसमें कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस आर इन्वॉल्व। ओके, न्यूट्रिशन अमीबा के अंदर भी है, न्यूट्रिशन हायर ऑर्गेनिजम्स में भी है, पर डिफरेंस क्या है? That is involvement of complex organs and steps. Complexity change हो जाएगी, पर बच्चे essential steps सारे होंगे। So we should not think कि unicellular organism में life processes नहीं होते, उनमें भी life processes होते हैं। ये चीज आपको याद रखनी है। It is just that ये simple steps में हो जाएगी। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी, उधर ज्यादा क्या कह सकते हो, कॉम्प्लेक्स ऑर्गन्स इन्वॉल्व होंगे, तो वहां ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी होगी। दैट इज इट। पर यूनिसेलुलर हो या मल्टीसेलुलर हो, सब में इंपॉर्टेंट लाइफ एक्टिविटीज होती हैं। ओके चलो बच्चे, आई विल नॉट बी वेस्टिंग एनी मोर टाइम, आई विल क्विकली मूव अहेड, आगे चलेंगे। विल मूव ऑन टू न्यूट्रिशन। ओके, ये मैंने पहले से शायद लिखा होगा, तो उधर लिखा हुआ है ऑलरेडी। बच्चे आई एम गोइंग टू क्विकली फर्स्ट डिफाइन न्यूट्रिशन फॉर यू। न्यूट्रिशन को हम कैसे डिफाइन करते हैं बच्चे? व्हेन यू टॉक अबाउट न्यूट्रिशन, nutrition is an important life process which deals with obtaining nutrients. Okay, process of obtaining nutrients and utilizing them for various life activities. Process of obtaining nutrients and utilizing them for various life activities, या वेरियस एक्टिविटीज या वेरियस प्रोसेसेस, ये भी लिख सकते हैं। तो इस प्रोसेस में क्या हो रहा है बच्चे? वी ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स, फिर उसको हम यूटिलाइज करते हैं अलग अलग एक्टिविटीज में। अब बच्चे न्यूट्रिशन में आप दो मेजर कैटेगरीज बनाओगे। फर्स्ट इज ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, सेकंड इज हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ओके,
What do we understand by autotrophic nutrition? What are its types? Okay, what are its types? इसकी अलग अलग कैटेगरीज क्या हैं? तो बच्चे इसमें जो पहली कैटेगरी है दैट इज ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. ओके, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. ऑलराइट. अब बच्चे व्हेन यू टॉक अबाउट ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, इसको कैसे डिफाइन करते हैं? इट इज अ टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स prepare their own food from raw materials. Okay, preparation of food. It is preparation of food from raw materials. तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में बच्चे क्या आ रहा है? ऑर्गेनिज्म कैन प्रिपेयर इट्स ओन फूड फ्रॉम वेरियस रॉ मटेरियल्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम द नेचर. तो बच्चे इसमें हम एग्जांपल क्या लिख सकते हैं? इसमें हम एग्जांपल क्या लिख सकते हैं? एग्जांपल इज ग्रीन प्लांट्स. ग्रीन प्लांट्स which show photosynthesis. So photosynthesis in green plants. Okay. अब अच्छा, when you talk about photosynthesis में बहुत सारे स्टेप हैं, ये हम आगे डिस्कस करेंगे. सबसे पहले हम क्विकली क्या करेंगे? विल बी क्विकली डिस्कसिंग वेरियस टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन. फिर बच्चे सेकेंड कैटेगरी इसके अंदर आती है हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन. हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन. बच्चे ये जो टर्म्स हैं इन्हीं के अंदर इनका मीनिंग है. ऑटो का क्या मतलब होता है? ऑटो, इट इज डिराइव फ्रॉम टर्म ऑटोस. ऑटोस मींस सेल्फ. ऑटोस का क्या मतलब होता है? ऑटोस का मतलब होता है सेल्फ न्यूट्रिशन. ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन मींस सेल्फ. ऑर्गेनिज्म कैन प्रिपेयर इट्स ओन फूड. ऑलराइट. When you talk about hetero means what? Hetero means different. Hetero का क्या मतलब होता है? Different. अब बच्चे what is different? Different is it cannot prepare its own food. So in heterotrophic nutrition, organism cannot prepare its own food. Organisms dependent on others. Organisms are dependent on others for obtaining nutrients. Okay, organisms are dependent on others for obtaining nutrients. All right. तो बच्चे इसके अंदर सारे हेट्रोट्रोफ्स आ जाएंगे. ऑल दी हायर एनिमल्स, इसमें हम भी हैं, which cannot prepare our own food. ओके, आप इसको बच्चे फर्दर क्लासिफाई कर सकते हो. हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन के अंदर हम डाल सकते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन. होलोजोइक न्यूट्रिशन जो बच्चे हमारे अंदर भी है, एनिमल्स के अंदर, हायर एनिमल्स में. होलोजोइक न्यूट्रिशन का क्या मतलब है? ऑर्गेनिजम्स जो है बच्चे दे टेक इन कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिएंट्स व्हिच आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर फॉर्म्स. होलोजोइक न्यूट्रिशन मींस व्हाट? Complex nutrients are broken down. Complex nutrients are broken down into simpler forms. Okay, तो बच्चे इसमें एग्जाम्पल आ जाएगा humans, cows, etc. ओके, तो बच्चे जितने हायर ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें होलोजोइक न्यूट्रिशन है. उसके बाद बच्चे नेक्स्ट कैटेगरी है पैरासिटिक न्यूट्रिशन. अब बच्चे व्हेन यू टॉक अबाउट पैरासिटिक न्यूट्रिशन का क्या मतलब है?
organisms, they are dependent on other living organisms, a living host. Okay, parasitic nutrition में क्या हो रहा है? Organism will obtain nutrient from a living host without killing them. That is absolutely right. So parasitic nutrition, organisms obtain nutrients. Organisms obtain nutrients from living host without killing them. तो बच्चे इसमें आप कुछ कॉमन पैरासाइट्स के एग्जांपल दे सकते हो, जैसे लीचर्स हैं, टिक्स हैं, प्लांट पैरासाइट भी है बच्चे। प्लांट पैरासाइट में आप कस्क्यूटा का एग्जांपल दे सकते हो। ओके, तो इसमें आप एग्जांपल क्या दे सकते हो? लीचर्स, टिक्स, mites. Plant parasite, cuscuta. Cuscuta is a very good example of a plant parasite. It is a common example. Okay, तो आप cuscuta का example plant parasite की तरह याद रख सकते हो। Lice, mosquito, okay, इनको आप parasitic nutrition में डाल सकते हो। All right. उसके बाद है बच्चे next saprotrophic. अब बच्चे saprotrophic nutrition में क्या हो रहा है? Organisms will obtain nutrition from dead and decaying matter. Saprotrophic nutrition, organisms will obtain nutrients. Organisms will obtain nutrients from dead and decaying matter. Organisms obtain nutrients from dead and decaying matter. Okay, is this clear everybody? तो इसमें आप एग्जाम्पल किसके डालोगे बच्चे? फंजाई, फंगस। बच्चे फंगस जो है, इट इज सैप्रोट्रोफिक इन नेचर. इट ऑब्टेन्स न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर. ठीक है बच्चे? ऑल राइट. So they are also known as natural decomposers or recyclers. Absolutely right. Some bacteria also are saprotrophic in nature. तो बच्चे ये अलग अलग टाइप की न्यूट्रिशन है. ऑटोट्रॉफिक, हेटरोट्रॉफिक में आप तीन कैटेगरीज डालोगे, होलोजोइक, पैरासिटिक एंड सैप्रोट्रॉफिक. सो बच्चे वी विल क्विकली फर्स्ट बिगिन अप विद ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. तो आज हम बच्चे पहले ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन डिस्कस करने जा रहे हैं. ओके, सो बच्चे व्हेन यू टॉक अबाउट ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, जब हम ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की बात करते हैं, इट इज सीन इन प्लांट्स. ओके, और ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में जो प्रोसेस चलता है दैट इज फोटोसिंथेसिस. ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज रिप्रेजेंटेड बाय फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स. ऑलराइट. अब बच्चे व्हेन यू टॉक अबाउट फोटोसिंथेसिस, see Alok, you have to remember one thing. When you are talking about photoautotrophs, photoautotrophs का मतलब है वो ऑटोट्रॉफ्स जो लाइट एनर्जी को यूज करके अपने लिए फूड बनाते हैं. तो उसमें तो प्लांट्स आ गए, एल्गी आ गया. पर बच्चे एक और कैटेगरी होती है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की, दैट इज कीमो ऑटोट्रॉफ्स. कीमो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं बच्चे कुछ बैक्टीरिया हैं जो केमिकल एनर्जी को यूज करके अपने लिए फूड बना सकते हैं. उनको कहते हैं कीमो ऑटोट्रॉफ्स. ओके, हम जो कैटेगरी डिस्कस कर रहे हैं वो है फोटो ऑटोट्रॉफ्स विच डिराइव देयर एनर्जी फ्रॉम सनलाइट. फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स, ये फोटो ऑटोट्रॉफिज्म में आएगी. आलोक, इज दैट क्लियर? कीमो ऑटोट्रॉफ्स में बैक्टीरिया आते हैं बच्चे कुछ जो हाइड्रोजन सल्फाइड या किसी और केमिकल से एनर्जी ऑब्टेन करके अपने लिए न्यूट्रिएंट्स बनाते हैं. ओके, तो दैट इज कीमो ऑटोट्रॉफिज्म. हमें डिस्कस करनी है फोटो ऑटोट्रॉफिज्म. तो बच्चे जब हम फोटोसिंथेसिस की बात करते हैं, इसके अंदर बहुत सारे रॉ मटेरियल्स हैं, वेरियस रॉ मटेरियल्स. ओके, तो जब आप रॉ मटेरियल्स की बात करते हो तो इसमें पहला रॉ मटेरियल आएगा CO2, कार्बन डाइऑक्साइड. It is obtained from atmosphere. It is obtained from atmosphere.
through stomata. उसके बाद है बच्चे नेक्स्ट रॉ मटेरियल इज वाटर, H2O. H2O कहां से मिलता है? इट इज एब्सॉर्ब्ड फ्रॉम सॉइल थ्रू रूट्स. ओके, इट इज एब्सॉर्ब्ड फ्रॉम सॉइल थ्रू रूट्स. उसके बाद है बच्चे थर्ड सनलाइट. बच्चे सनलाइट तो सन से मिलती है. एनी विजिबल सोर्स ऑफ लाइट. ओके, उसके बाद है बच्चे फोर्थ क्लोरोफिल. अब बच्चे क्लोरोफिल इज द ग्रीन पिगमेंट विच इज प्रेजेंट इन लीव्स and helps in trapping sun energy. Okay, chlorophyll is pigment present in leaves and it helps to trap energy of sun. ओके, तो बच्चे ये 4 इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल्स हैं. अगर बच्चे इनमें से कोई भी चीज एब्सेंट है, ओके अरहम, यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाई डज कलर ऑफ लीफ चेंज. बच्चे जब लीफ के अंदर एजिंग होती है, एजिंग का मतलब है सेनेसेंस, एजिंग होती है यानी लीफ की डेथ होनी है, तो उस टाइम क्या होता है? क्लोरोफिल डिस्ट्रॉय हो जाता है. तो जब क्लोरोफिल डिस्ट्रॉय होगा तो इट विल बी डिस्ट्रॉयड एंड डिग्रेडेड टू फॉर्म अदर पिगमेंट्स, जिससे कलर चेंज होगा. जैसे येलो कलर हो गया, तो क्लोरोफिल खत्म होना शुरू हो जाता है सेनेसेंस में. सेनेसेंस इज एजिंग इन प्लांट्स, तो क्लोरोफिल इज डिस्ट्रॉयड. इज दिस क्लियर अराम? ओके, ऑलराइट. हाँ जी सिमरन. There are some plants which have different color leaves except green. So, sir, Okay. is chlorophyll present in them or how? देखो बच्चे, जो सबसे कॉमन क्लोरोफिल है जो लीव्स के अंदर मिलता है, दैट इज ग्रीन इन कलर, द मोस्ट कॉमन क्लोरोफिल. पर बच्चे इसके अलावा और भी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स की कैटेगरीज हैं, जैसे ज़ैंथोफिल्स हैं, कैरोटीनॉइड्स हैं. ठीक है, तो ये जो शेड्स होते हैं ये उनकी वजह से. पर मेजॉरिटी ऑफ द प्लांट्स में कौन सा क्लोरोफिल होता है? ग्रीन कलर वाला. ठीक है, तो और जो कलर वाले पिगमेंट्स हैं वो भी एनर्जी एब्सॉर्ब करने में हेल्प करते हैं, पर हम जो मेजॉरिटी देखते हैं प्लांट्स में वो ग्रीन कलर वाला क्लोरोफिल है. इज दिस क्लियर? Yes, sir. ऑलराइट, ठीक है. तो बच्चे उनको आप एसेसरी पिगमेंट्स भी कह सकते हो. एसेसरी पिगमेंट्स हैं जो क्लोरोफिल के अलावा पिगमेंट्स प्रेजेंट हैं जो सन की एनर्जी को एब्सॉर्ब करने में हेल्प कर रहे हैं. ऑलराइट, तो दीज आर दी वेरियस रॉ मटेरियल्स. अब बच्चे द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज एक्सपेक्टेड टू बी आस्क्ड इज बैलेंस्ड इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस. तो आपको फोटोसिंथेसिस की बैलेंस्ड इक्वेशन लिखनी आनी चाहिए. तो बच्चे इसकी जो बैलेंस्ड इक्वेशन है दैट इज 6CO2. ओके, फर्स्ट आई विल क्विकली राइट दिस. कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर. ओके, आई विल लीव सम स्पेस, बाद में बैलेंस भी करना है. Carbon dioxide plus water in presence of sunlight and chlorophyll. It will form glucose, that is C6H12O6 plus oxygen plus water. तो बच्चे you need to remember, you have to write water on both these sides. ओके, तो आप इसको कैसे बैलेंस करोगे? 6 6 6 6. इज इट बैलेंस्ड? एक बार चेक करो.
बच्चे यहाँ 12 नहीं आना चाहिए, यहाँ 12 आना चाहिए कि 6 आना चाहिए, एक बार चेक करिए। 12 2 24, 12 6 2 12, आई थिंक इट शुड बी 12 वाटर। ऑल राइट, 12 वाटर होना चाहिए, नॉट 6। यहाँ बचे 12 वाटर आएगा। ओके, सो दिस इज अ बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर फोटोसिंथेसिस। और बच्चे ये जो ग्लूकोज बना है, कार्बोहाइड्रेट बना है, दिस इज ग्लूकोज C6H12O6। दिस इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ग्लूकोज इज फॉर्म्ड व्हेन फोटोसिंथेसिस इज ओवर। पर बच्चे ग्लूकोज को किस फॉर्म में प्लांट कन्वर्ट कर लेता है? उसको स्टार्च में कन्वर्ट करता है स्टोरेज के लिए। ओके, ऑलराइट। तो यहां बच्चे एक बहुत इंपॉर्टेंट बाय प्रोडक्ट हमें मिल रहा है फोटोसिंथेसिस में, दैट इज ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इज ऑब्टेन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस ऑफ प्लांट्स। तो बच्चे ये जो ऑक्सीजन ऑब्टेन हुई है, सम ऑफ इट कैन बी यूज्ड बाय प्लांट्स इंटरनली ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, और जो बाकी एक्स्ट्रा ऑक्सीजन होती है वो स्टोमेटा से क्या होती है? स्टोमेटा से रिलीज हो जाती है। Okay, I think Aram, you are asking why water is written on both the sides, reactant side and product side. Okay, बच्चे इसके पीछे एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है। रीजन इज अर्लियर इट वाज थॉट, जब फोटोसिंथेसिस पे वर्क होना शुरू हुआ तो बच्चे बायोलॉजिस्ट का ये मानना था कि जो ऑक्सीजन है वो CO2 से आती है। पर बाद में बच्चे ये रियलाइजेशन हुई आफ्टर एक्सपेरिमेंटेशन, रिजल्ट्स वर ऑब्टेन्ड, और उससे ये प्रूव हुआ कि जो ऑक्सीजन है वो वाटर से बनता है। और बच्चे फोटोसिंथेसिस में एंड प्रोडक्ट में वाटर भी रिलीज होता है। ओके, तो जब हम पहले इक्वेशन लिखते थे, जब हम ये मानते थे कि CO2 से ऑक्सीजन बनता है, तो प्रोडक्ट साइड में वाटर नहीं लिखते थे। पर ग्रेजुअली बच्चे ये रियलाइजेशन हुई कि ये जो ऑक्सीजन है ये वाटर से रिलीज होता है। ओके, तो दिस इज द रीजन हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड दोनों साइड पे वाटर डाल रहे हैं। इज दिस क्लियर? सी अरहम, बहुत सारे ऐसे लाइट प्रोसेसेस होते हैं प्लांट के अंदर जिसमें जो कुछ हम तो बच्चे ये एक बैलेंस्ड इक्वेशन मैंने लिख ली, पर बच्चे बहुत सारा वाटर इंटरनली भी यूज हो जाता है। प्लांट उसको फर्दर किसी और प्रोसेस में यूज कर लेगा। ऑलराइट, एक्स्ट्रा वाटर जो होगा वो ट्रांसपिरेशन से लॉस हो सकता है। हमें ये नहीं सोचना कि प्लांट में जितना वाटर बनेगा सारा का सारा में ट्रांसपिरेशन से बाहर निकलता हुआ दिखेगा। कुछ बचे अंदर भी यूज हो सकता है, जैसे ऑक्सीजन है, सारी की सारी ऑक्सीजन थोड़ी रिलीज हो जाती है। सम ऑफ इट इज यूज्ड इंटरनली आल्सो ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। ओके, तो इस तरीके से समझना है। ऑलराइट, अब बच्चे वी विल बी क्विकली टॉकिंग अबाउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, और यू कैन से द स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस कैसे होती है, स्टेप्स। ऑलराइट, तो बच्चे व्हेन यू टॉक अबाउट स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, ओके, इसमें जो पहला स्टेप है बच्चे क्या है? फर्स्ट स्टेप इज अब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट बाय क्लोरोफिल। दिस इज द फर्स्ट स्टेप, absorption of sunlight, absorption of sunlight by chlorophyll. ओके, अब बच्चे यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आई थिंक ये मैंने पहले भी आपके साथ जब ये चैप्टर पढ़ा रहा हूँ तो डिस्कस किया था। अगर हम बच्चे प्लांट को व्हाइट सनलाइट में रख रहे हैं, सनलाइट में रखा, और एक प्लांट को सिर्फ ग्रीन कलर की लाइट दी, तो बच्चे व्हाट विल यू ऑब्जर्व? फोटोसिंथेसिस किस में होगी? दोनों में, या दोनों में नहीं, या सिर्फ सनलाइट वाले में होगी, ग्रीन कलर वाली लाइट में नहीं होगी?
व्हाट डू यू थिंक? अगर मैं सिर्फ प्लांट को ग्रीन कलर लाइट में रख दूं तो डू यू थिंक फोटोसिंथेसिस विल अकर? बच्चे इफ यू कीप प्लांट इन मोनोक्रोमेटिक लाइट, मोनोक्रोमेटिक मतलब सिंगल लाइट, सिंगल कलर, जैसे ग्रीन कलर में रख दिया, ग्रीन कलर लाइट में रख दिया सिर्फ, तो बच्चे फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। रीजन, बच्चे आपको प्लांट्स ग्रीन क्यों दिखाई देते हैं? क्योंकि बच्चे जो उनके अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट है वो व्हाइट लाइट के अंदर जो व्हाइट लाइट के अंदर जो ग्रीन कलर की वेवलेंथ है उसको रिफ्लेक्ट कर देता है। दिस इज द रीजन प्लांट्स अपीयर ग्रीन। इसका ये मतलब है अगर बच्चे आप प्लांट को सिर्फ ग्रीन कलर में रख दोगे तो वो सारे का सारा वेवलेंथ को वो क्या करेगा, क्लोरोफिल रिफ्लेक्ट कर देगा, तो बच्चे उसमें कोई भी लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं होगी, तो उसमें फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। तो बच्चे जो सबसे बेस्ट फोटोसिंथेसिस होती है, प्लांट कौन सी एनर्जी एब्जॉर्ब करता है? ब्लू एंड रेड। व्हाइट लाइट में कौन सी एनर्जी को सबसे ज्यादा एफिशिएंटली एब्जॉर्ब करता है? ब्लू एंड रेड। तो अगर बच्चे आप प्लांट को सिर्फ ब्लू कलर लाइट में रख दो या रेड कलर में रख दो तो बच्चे सबसे बढ़िया फोटोसिंथेसिस होगी। अगर आप उसे व्हाइट लाइट में रखोगे तो ऑब्वियसली उसमें ब्लू और रेड है तो फोटोसिंथेसिस विल अकर, पर अगर सिर्फ आप उसे ग्रीन कलर में रखोगे तो उसकी फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? सबको ये बात समझ आ गई? इफ यू कीप प्लांट इन मोनोक्रोमेटिक लाइट सच एज ऑफ ग्रीन कलर तो उसमें फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, ये चीज याद रखनी है। ओके, आई एम जस्ट गोइंग टू राइट दिस हियर। maximum efficiency of photosynthesis, maximum efficiency of photosynthesis किस में होती है बताइए? is in blue and red wavelengths. Okay, no photosynthesis will occur in green. ग्रीन कलर लाइट में कुछ भी फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। ग्रीन कलर light. Okay, plant placed in green light, plant placed in green light will reflect all the energy. ओके, तो आपको ये याद रखना है बच्चे, अगर प्लांट को आप मोनोक्रोमेटिक लाइट में रख दोगे जैसे ग्रीन कलर है तो बच्चे वो सारे लाइट को रिफ्लेक्ट कर देगा ग्रीन कलर को, तो वो तो उसे कुछ एब्जॉर्ब नहीं करेगा। पर अगर आप उसे ब्लू एंड रेड में रखोगे तो मैक्सिमम एफिशिएंसी इसी रीजन में। ओके, उसके बाद है बच्चे सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप इज फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। Photolysis of water to produce H plus, okay, to produce oxygen, H plus ions and electrons. सो बच्चा दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। सेकेंड स्टेप में जो लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब होती है उससे वाटर को ब्रेक डाउन करके क्या बनाया जाता है? ऑक्सीजन गैस, हाइड्रोजन आयंस एंड इलेक्ट्रॉन्स। ओके, दिस इज द सेकेंड स्टेप। अब अच्छा थर्ड स्टेप में क्या होगा? ये जो हाइड्रोजन आयंस और इलेक्ट्रॉन्स बने हैं दीज आर यूज्ड फॉर रिडक्शन ऑफ CO2 टू कार्बोहाइड्रेट्स। थर्ड स्टेप में क्या होगा? reduction of CO2
to form carbohydrates. ओके तो बच्चे ये 3 बेसिक स्टेप्स हैं जिसमें फोटोसिंथेसिस होती है. फर्स्ट इज एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट बाय क्लोरोफिल. सेकंड इज फोटोलाइसिस ऑफ वाटर टू प्रोड्यूस ऑक्सीजन गैस, हाइड्रोजन आयंस एंड इलेक्ट्रॉन्स. बच्चे जो हाइड्रोजन आयंस और इलेक्ट्रॉन्स बनेंगे उसको थर्ड स्टेप में यूज करके CO2 को रिड्यूस किया जाएगा टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट्स. सो दिस इज हाउ फोटोसिंथेसिस अकर्स. अब बच्चे यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें याद रखनी है. plants growing in desert areas keep their stomata closed during day. बच्चे जो प्लांट्स डेजर्ट एरिया में ग्रो करते हैं टू प्रिवेंट वाटर लॉस. तो बच्चे अगर उन्होंने दिन में अपना स्टोमेटा बंद कर दिया तो वो फोटोसिंथेसिस कैसे करेंगे, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के लिए तो CO2 चाहिए. तो बच्चे ये क्या करते हैं, ये प्लांट्स क्या करते हैं ड्यूरिंग डे टाइम, वो क्या करते हैं ड्यूरिंग डे टाइम दे एब्जॉर्ब डे टाइम में वो क्या करते हैं ड्यूरिंग डे टाइम सनलाइट इज एब्जॉर्ब, या आप लिख सकते हो एनर्जी ऑफ द सन इज एब्जॉर्ब. ड्यूरिंग डे टाइम एनर्जी इज एब्जॉर्ब by chlorophyll. Okay, and a intermediate product is formed. दिन में वो क्या करते हैं बच्चे, दिन में वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करके एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बना लेते हैं. ओके एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बना लेते हैं डे टाइम में. और रात के समय वो क्या करते हैं बच्चे, जो एनर्जी उन्होंने स्टोर की होती है इस इंटरमीडिएट प्रोडक्ट में, रात के टाइम वो स्टोमेटा खोलते हैं, CO2 अंदर आता है, इस इंटरमीडिएट प्रोडक्ट से वो एनर्जी निकाल के CO2 को रिड्यूस कर लेते हैं. ओके ड्यूरिंग नाइट during night time stomata is opened. नाइट में क्या होगा, स्टोमेटा ओपन हो जाता है. स्टोमेटा इज ओपन and CO2 is reduced. CO2 is reduced to ओके तो रात के समय वो क्या करते हैं बच्चे, अपना स्टोमेटा खोल के CO2 को क्या करते हैं, अंदर आता है उनसे, उस CO2 को वो क्या करते हैं एनर्जी से क्या करते हैं, ऑलराइट. सो बच्चे ड्यूरिंग नाइट टाइम में जब स्टोमेटा ओपन होता है, ऑलराइट,
उस टाइम CO2 अंदर आएगा एंड दिस CO2 इज रिड्यूस्ड टू कार्बोहाइड्रेट्स फ्रॉम द एनर्जी विच इज स्टोर्ड इन द इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। तो बच्चे इस तरीके से डेजर्ट प्लांट्स क्या करते हैं, इस तरीके से डेजर्ट प्लांट्स क्या करते हैं, दिन के टाइम अपनी वाटर को क्या करते हैं, कंजर्व करते हैं, और रात के टाइम क्या करते हैं, वो रात के टाइम अपना स्टोमेटा ओपन करके CO2 को अंदर लेके आते हैं, और उस एनर्जी को क्या करा जाता है, फिर यूज करके कार्बोहाइड्रेट्स को प्रोड्यूस किया जाता है। ओके, आई एम गोइंग टू जस्ट आंसर 2 क्वेश्चंस हियर। एक क्वेश्चन है हाउ डेजर्ट प्लांट्स रेस्पायर ड्यूरिंग डे। बच्चे वी नीड टू अंडरस्टैंड जो प्लांट की ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है वो फोटोसिंथेसिस से पूरी हो जाती है। ऑलराइट, अब बच्चे डे टाइम में जब उसने स्टोमेटा बंद कर लिया है, पर बच्चे उसके रूट्स तो सॉइल में से ऑक्सीजन को ले सकते हैं, रूट से भी तो ऑक्सीजन आती है। इट इज नॉट दैट कि जैसे हम ब्रीथ कर रहे हैं वैसे ही प्लांट को भी ब्रीथ करना है। तो बच्चे प्लांट्स उस तरीके से सर्वाइव कर पाते हैं, ऐसा नहीं कि उनको स्टोमेटा खोल के ही ब्रीदिंग करेंगे, वो ऐसा कुछ नहीं है। दे कैन एक्सचेंज गैसेस फ्रॉम देयर सरफेस ऑल्सो। इज दैट क्लियर? रूट हेयर सरफेस से भी वो गैसेस को एक्सचेंज कर सकते हैं। ऑलराइट, इज दैट क्लियर? ओके, लावण्या पूछ रही है वी आर एडवाइज टू नॉट स्लीप अंडर अ ट्री एट नाइट, व्हाट्स द रीजन? बच्चे देखो, आपने कई बार ये मिथ भी सुनी होगी, ये स्टोरी भी सुनी होगी कि रात के समय बड़े पेड़ों के नीचे नहीं सोना चाहिए, नहीं तो चुड़ैल आपका गला दबा देगी, भूत आता है। ओके, अविनाशी सिंह, भूत आता है। अब इसके पीछे बच्चे एक बहुत इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल रीजन है। बच्चे ड्यूरिंग डे टाइम में जब सन अवेलेबल होता है तो प्लांट्स के अंदर फोटोलाइसिस, ऑक्सीजन की प्रोडक्शन, सेकेंड स्टेप फोटोलाइसिस इज वेरी फास्ट। तो बहुत सारी ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है। तो प्लांट क्या करता है, उसमें से कुछ ऑक्सीजन को इंटरनली यूज कर लेता है, पर बच्चे बहुत सारी ऑक्सीजन तो एक्स्ट्रा है तो वो उसको रिलीज कर देता है। तो कई बार हम जब टेस्टिंग करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि बच्चे प्लांट सिर्फ ऑक्सीजन रिलीज कर रहा है, पर बच्चे ऐसा नहीं होता। डे टाइम में ऑक्सीजन की रिलीज ज्यादा है, पर प्लांट में रेस्पिरेशन भी चलती है, और रेस्पिरेशन में जो CO2 बन रही है वो इंटरनली फोटोसिंथेसिस में यूज हो जाती है। पर बच्चे नाइट टाइम में बिल्कुल रिवर्स कंडीशन है। नाइट टाइम में क्या होता है, व्हाट हैपेंस, द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ड्रॉप्स, क्योंकि सन की एनर्जी नहीं है। उस टाइम क्या होगा बच्चे, ऑक्सीजन की प्रोडक्शन बहुत कम हो जाती है, तो बाहर से ऑक्सीजन लेता है प्लांट, तो प्लांट उस टाइम ज्यादा ऑक्सीजन छोड़ रहा होता है। तो हमें ऐसा लगता है कि नाइट टाइम में सिर्फ CO2 छोड़ता है, डे टाइम में सिर्फ ऑक्सीजन छोड़ता है, ऐसा नहीं है। इट इज जस्ट दी कंडीशंस। तो नाइट टाइम में जब कंडीशन रिवर्स हो जाती है तो CO2 ज्यादा और रिलीज होता है, एंड व्हेन CO2 इज रिलीज्ड मोर तो उसकी वजह से हमें सफोकेशन होती है। अगर आप एक बड़े पेड़ के नीचे घने जंगल में सो जाओ किसी पेड़ के नीचे, तो आपको सफोकेशन फील होगी क्योंकि CO2 रिलीज हो रही होती है। ओके, तो हमें ऐसा लगेगा जैसे हमारा कोई गला दबा रहा है। तो उसको बच्चे मिथ कैसे बोल दिया गया है कि बरगद के पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, चुड़ैल आ जाएगी, ऐसे बोलते हैं। ओके तो इसके पीछे बायोलॉजिकल रीजन है। अनिशा, इज दैट क्लियर? सॉरी, नॉट अनिशा, लावण्या, इज दैट क्लियर? ऑल राइट, ठीक है, चलो लेट्स मूव ऑन। अब बच्चे हम बात करेंगे, वी विल बी टॉकिंग अबाउट okay, steps are done. All right, activity 6.1. okay, बच्चे एक्टिविटी 6.1 में क्या एक्सप्लेन किया गया है? What is activity 6.1 explaining? Activity 6.1 is explaining that photosynthesis in plants occurs with help of chlorophyll or in the green parts of the plant. Okay, तो बच्चे इस एक्टिविटी के लिए हम क्या करेंगे? We are proving that photosynthesis will occur only in green parts of the plant. तो बच्चे इस एक्टिविटी में हम कैसे प्रूव करेंगे? What we have to do? We have to take a variegated plant. Variegated plant का क्या मतलब है? जैसे बच्चे मनी प्लांट है, मनी प्लांट आपने देखा होगा, या क्रोटन, इनके जो लीव्स होते हैं वो पूरी तरीके से ग्रीन नहीं होते, दे आर इनकम्प्लीटली ग्रीन, इनका थोड़ा पोर्शन ग्रीन होता है। ऑलराइट,
तो बच्चे हम क्या करेंगे, जब भी आपने बच्चे कोई भी एक्टिविटी करनी है जहां आपको फोटोसिंथेसिस का फैक्टर जो है उसको प्रूव करना है, you have to prove any factor important for photosynthesis. What you have to do? You have to do de-starching. आपको क्या करना है बच्चे? De-starching. What do we understand by the term de-starching? De-starching का मतलब है बच्चे, you will keep the plant in dark. Keep the plant in dark. Okay. अब बच्चे प्लांट को डार्क में क्यों रखना है? What is the reason you have to keep the plant in dark? इसके पीछे रीजन ये है बच्चे कि जो स्टार्च है, स्टार्च इज द रिजर्व फूड इन प्लांट्स. जब भी प्लांट में बच्चे फोटोसिंथेसिस होती है तो जो एक्स्ट्रा फूड बनता है प्लांट उसको किस में कन्वर्ट कर लेता है? प्लांट उसको स्टार्च में कन्वर्ट करता है. इट इज कन्वर्टेड इनटू स्टार्च एंड स्टोर्ड. तो बच्चे हमें क्या करना है? वी हैव टू कीप द प्लांट इन डार्क फॉर 2 to 3 days. दिस प्रोसेस इज नोन एज डी-स्टार्चिंग. डी-स्टार्चिंग में क्या होगा? जो अर्लियर जो भी स्टार्च बना होगा फोटोसिंथेसिस में बच्चे वो सारा का सारा प्लांट यूज अप कर लेगा. ओके. तो जिस भी प्लांट पे आप टेस्टिंग करोगे उसको पहले हमें डी-स्टार्च करना है, कीप द प्लांट इन डार्क. उसके बाद हम बच्चे क्या करेंगे? वी विल टेक अ लीफ, सॉरी वी विल कीप अ प्लांट इन सनलाइट फॉर अबाउट 6 hours. 6 घंटे के लिए प्लांट को बच्चे क्या करेंगे? सनलाइट में रखेंगे. एंड बच्चे जब आप उसको सनलाइट में रख दोगे, when you will keep it in sunlight for 6 hours, obviously photosynthesis होगी. उसके बाद क्या करना है बच्चे? You will pluck a leaf, एक लीफ प्लक करोगे and you will mark the green areas in it and trace them on a sheet of paper. You will mark the green areas and trace them on a sheet of paper. एक पेपर पे आप उसको ट्रेस करोगे ताकि बच्चे आपको पता लग जाए कि क्लोरोफिल कहां कहां प्रेजेंट था. उसके बाद बच्चे आपने क्या करना है? यू विल डिप द लीफ इन बॉइलिंग वाटर. बच्चे बॉइलिंग वाटर में क्यों डिप करते हैं हम उसको? ताकि जो बच्चे सेल मेम्ब्रेन वगैरह वो खत्म हो जाए, खराब हो जाए. Why do we dip the leaf in boiling water for few minutes? So that cell membrane is destroyed. After that, you will immerse it in a beaker containing alcohol. Just a moment. Okay. So बच्चे what we will do? We will dip the leaf in boiling water for a few minutes. तो जो सेल मेम्ब्रेन वगैरह वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगी. उसके बाद बच्चे हम क्या करेंगे? What we will do? We will dip it in a beaker containing alcohol. इसको एक अल्कोहल वाले बीकर में डालेंगे और उसके बाद उससे बच्चे अल्कोहल वाले बीकर को वाटर बाथ में रखेंगे. बच्चे व्हाट इज वाटर बाथ? वाटर बाथ में क्यों रख रहे हैं? आप कभी भी अल्कोहल को डायरेक्टली हीट नहीं करोगे बच्चे, बिकॉज अल्कोहल इज हाईली इन्फ्लेमेबल लिक्विड. अगर आप उसको डायरेक्ट हीट करोगे तो अल्कोहल में फायर लग जाएगी. ऑलराइट. तो हम उसको इनडायरेक्टली बॉईल करेंगे अल्कोहल में. अब जब बच्चे आप उसे इनडायरेक्टली अल्कोहल में बॉईल करोगे तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन? क्लोरोफिल विल डिसॉल्व इन अल्कोहल. आपका जो लीफ है बच्चे बिल्कुल पेल हो जाएगा. लीफ विल टर्न पेल. उसके बाद बच्चे हम क्या करेंगे? व्हाट यू विल डू? वी विल वॉश द लीफ इन वाटर में लीफ को बॉइल क्या करेंगे? वॉश करेंगे. एंड वी विल परफॉर्म दी आयोडीन टेस्ट करेंगे. तो बच्चे जहां जहां स्टार्च प्रेजेंट होगा वहां लीफ क्या हो जाएगा? लीफ विल टर्न ब्लू ब्लैक इन कलर. Blue black. This is the test for iodine. Sorry, this is the test for starch. बच्चे जब भी आप आयोडीन को स्टार्च के अंदर डालते हो तो क्या होता है? जहां जहां स्टार्च प्रेजेंट होगा वहां आयोडीन का कलर ब्लू ब्लैक हो जाएगा. तो बच्चे वो रीजन्स कौन से होंगे? जहां हमने क्लोरोफिल को ट्रेस किया था. सो बच्चे दिस इंडिकेट्स
that chlorophyll is necessary for photosynthesis. जहां जहां क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा वहीं आपको स्टार्च मिलेगा, वहीं आपको ब्लू ब्लैक कलर मिलेगा. इज इट क्लियर? इज दिस एक्टिविटी क्लियर? बच्चे एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस अच्छी तरह करने हैं. दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. ऑलराइट, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन. ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, उसके बाद आगे चलते हैं. विल मूव ऑन. बच्चे यहां स्टोमेटा का स्ट्रक्चर डिस्कस हुआ है. इफ यू टॉक अबाउट स्टोमेटा, स्टोमेटा के अंदर गार्ड सेल्स होते हैं. गार्ड सेल्स रेगुलेट ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा. दे विल रेगुलेट ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा. ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा. ऑलराइट, अब बच्चे क्वेश्चन ये है कि गार्ड सेल ओपनिंग एंड क्लोजिंग कर रहे हैं स्टोमेटा की, राइट? तो बच्चे ये जो गार्ड सेल्स की ओपनिंग एंड क्लोजिंग है वो किस वजह से हो रही है? अगर आप बच्चे नोटिस करोगे, गार्ड सेल्स के जो इनर वॉल्स हैं, इनर वॉल्स आर थिक, इनर वॉल्स आर थिक, आउटर वॉल्स आर थिन. तो बच्चे गार्ड सेल्स ओपनिंग एंड क्लोजिंग कैसे करते हैं? बाय सिंपल ऑस्मोसिस. ऑस्मोसिस से. बच्चे व्हेन वाटर विल एंटर द गार्ड सेल, जब वाटर गार्ड सेल के अंदर एंटर करता है तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन? प्रेशर इज गोइंग टू इंक्रीज ऑन द गार्ड सेल. आउटर थिन वॉल्स, जो बच्चे थिन वॉल्स हैं, जो आउटर थिन वॉल्स हैं उन पे प्रेशर बढ़ेगा. आउटर थिन वॉल्स विल एक्सपीरियंस मोर प्रेशर. एज अ रिजल्ट द थिक वॉल्स विल बी पुल्ड अपार्ट एंड स्टोमेटा विल ओपन. और बच्चे जब स्टोमेटा ने क्लोज करना होता है तो क्या होता है? वाटर विल एग्जिट, वाटर एग्जिट्स. ओके, जब वाटर एग्जिट होगा तो क्या होगा? प्रेशर विल डिक्रीज एंड स्टोमेटा वॉल्स विल कोलैप्स एंड दिस विल लीड टू क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा. तो बच्चे सिंपल मैकेनिज्म ये है कि जब गार्ड सेल्स को ओपन करना होता है स्टोमेटा को, तो वो क्या करते हैं? ऑस्मोसिस से वाटर को अंदर ले आते हैं. When water enters inside the guard cells, pressure will increase. तो जो thick walls हैं वो एक दूसरे से pull apart हो जाती हैं. पर जब बच्चे गार्ड सेल ने स्टोमेटा को बंद करना है तो पानी बाहर जाएगा ऑस्मोसिस से, प्रेशर कम हो जाएगा, गार्ड सेल्स विल कोलैप्स एंड दे विल क्लोज द स्टोमेटा. इज इट क्लियर? समझ आ गई ये बात? इज इट क्लियर? ऑल राइट, चलो बच्चे लेट्स क्विकली मूव ऑन टू एक्टिविटी 6.2. आई थिंक ये हमारा लास्ट ही पोर्शन है. ओके, एक्टिविटी 6.2. बच्चे in this activity what are we proving? We are proving that CO2 is necessary for photosynthesis. तो बच्चे इसमें भी वही सेम स्टेप है. You will do destarching. destarching करोगे. We will keep the plant in dark. पर इसमें बच्चे 2 प्लांट्स लेने हैं. You will take 2 plants. Keep both the plants in dark for 2 to 3 days. तो बच्चे दोनों में स्टार्च खत्म हो जाएगा. फिर बच्चे क्या करना है? दोनों प्लांट्स को एक बेल जार के अंदर रखना है. बेल जार इज अ ग्लास जार. बच्चे ये ग्लास जार होता है. इसको वैसलीन लगा देंगे यहां ताकि बाहर से अंदर एयर ना जाए. और एक बेल जार के अंदर बच्चे हमने क्या किया है? वी हैव प्लेस्ड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड. बच्चे व्हाट इज द रोल ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड? हमने एक बेल जार में KOH रखा है फ्रेशली प्रिपेयर्ड, दूसरे में KOH नहीं रखा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड नहीं रखा. व्हाट इज द रीजन? बच्चे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या करता है? इट एब्जॉर्ब्स कार्बन डाइऑक्साइड. दैट इज करेक्ट, एब्सोल्युटली राइट. इट विल एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड. दोनों प्लांट को बच्चे 6 आवर्स के लिए सनलाइट में रखो. पहले वाले बेल जार में बच्चे कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब हो जाएगी, दूसरे वाले बेल जार में कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल है. बच्चे दोनों में से आप एक एक लीफ लोगे, दोनों को वाटर में बॉईल करके अल्कोहल में बॉईल करोगे, दोनों पे आयोडीन टेस्ट करोगे. तो बच्चे किस प्लांट के लीफ ब्लू ब्लैक कलर में चेंज होंगे? ए और बी. ओके, लीव्स विच आर टेकन फ्रॉम प्लांट बी दे विल टर्न ब्लू ब्लैक ऑन टेस्ट विद आयोडीन. क्योंकि बच्चे उनके अंदर CO2 प्रेजेंट थी, उसमें फोटोसिंथेसिस हुई है. पहले वाले प्लांट में बच्चे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या करेगा?
CO2 को एब्जॉर्ब कर लेगा, उधर फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगी। तो बच्चे बाकी सारे स्टेप सेम है। आप उसे पहले बॉइलिंग वाटर में रखोगे, फिर अल्कोहल में डाल के वाटर बाथ में रखोगे दोनों प्लांट्स के लीव्स को, फिर उनको वॉश करके आयोडीन टेस्ट करोगे। सो बच्चे दिस विल प्रूव दैट CO2 इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। ओके, तो अगेन बच्चे दिस एक्टिविटी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है। केस बेस्ड क्वेश्चंस इसके ऊपर से आ सकते हैं, ठीक है। ऑल राइट, अब बच्चे हमने जब रॉ मटेरियल्स डिस्कस किए थे तो उसमें हमने डिस्कस किया था कि जो वाटर है वो रूट से एब्जॉर्ब होता है। अब बच्चे अलोंग विद वाटर मेनी मिनरल्स आर आल्सो एब्जॉर्ब्ड लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन एंड मैग्नीशियम। अब बच्चे ये जो एलिमेंट्स हैं, जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन इज एसेंशियल फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स। सिमिलरली बच्चे मैग्नीशियम की कहां जरूरत होती है? मैग्नीशियम इज यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है मैग्नीशियम। ऐसी सिमिलरली बच्चे और भी बहुत सारे कंपाउंड्स हैं जो प्लांट्स के अंदर बनते हैं जिनमें अलग अलग एलिमेंट्स यूज होते हैं। सो बच्चे दीज आर एब्जॉर्ब फ्रॉम सॉइल अलोंग विद वाटर विद हेल्प ऑफ रूट्स। ठीक है बच्चे, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी। सो बच्चे यहां आपका न्यूट्रिशन इन प्लांट्स जो है वो कंप्लीट हो गया है। बच्चे इज देयर एनी टॉपिक दैट यू हैव नॉट अंडरस्टूड? अगर कोई डाउट है तो अभी पूछ लीजिए, अदरवाइज प्लांट न्यूट्रिशन इज ओवर, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कंप्लीट है। सी माधव, आपका जो मुझे क्वेश्चन समझ आ रहा है, आप ये पूछ रहे हो कि वाई मेजॉरिटी ऑफ द प्लांट्स आर ग्रीन इन कलर। क्योंकि बच्चे मेजॉरिटी ऑफ द प्लांट्स में ग्रीन क्लोरोफिल होता है। इसके अलावा और भी पिगमेंट्स हैं, ऑरेंज कलर भी होता है, येलो पिगमेंट भी होता है, पर बच्चे ज्यादा जो प्रोमिनेंट क्लोरोफिल है वो कौन सा है? ग्रीन। इज दैट क्लियर माधव? मेजॉरिटी ऑफ दी प्लांट्स जो हम देखते हैं बच्चे उनमें ग्रीन क्लोरोफिल होता है। ऑल राइट, ओके बच्चे, एनी अदर डाउट? वी आर थ्रू विद ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। कोई और डाउट है किसी बच्चे का इस पोर्शन में? चलो, सो आई थिंक देर आर नो अदर डाउट्स नाउ। सो बच्चे प्लीज रिवाइज इट थ्रू। नेक्स्ट सेशन बच्चे हम क्या करेंगे? नेक्स्ट क्लास विल बी पिकिंग अप होलोजोइक न्यूट्रिशन, होलोजोइक न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। ओके, जस्ट अ मोमेंट। अरहाम ने कोई क्वेश्चन भेजा है, लेट मी जस्ट ओपन दैट। ओके, बच्चे कैन यू सी द स्क्रीन एवरीबॉडी? स्क्रीन दिख रही है सबको? अब देखिए, इज द स्क्रीन विजिबल? ओके, सो क्वेश्चन नंबर 13। ऑल राइट बच्चे, दिस क्वेश्चन, ये एक्वारीजिया है। यहां एक्वारीजिया की बात हो रही है। देखो, 2 ml each of concentrated HCl, HNO3 and mixture of concentrated HCl and concentrated HNO3 in ratio of 3:1 were taken in test tubes labeled A, B and C. A small piece of metal was put in each test tube. No change occurred in test tube A and B. बच्चे टेस्ट ट्यूब A और B में कोई चेंज नहीं हुआ, बट मेटल गॉट डिसॉल्व्ड इन टेस्ट ट्यूब C. बच्चे व्हाट इज प्रेजेंट इन मेटल C? मेटल C के अंदर एक्वारीजिया है। टेस्ट ट्यूब C के अंदर एक्वारीजिया है, तो बच्चे इसका ऑप्शन होना चाहिए B, गोल्ड। बच्चे गोल्ड विल डिसॉल्व इन एक्वारीजिया। पर बच्चे अगर आप गोल्ड को HCl में डालोगे, HNO3 में डालोगे, उसके साथ कोई रिएक्शन नहीं है। एल्यूमिनियम का भी रिएक्शन हो जाएगा, कॉपर का भी बच्चे कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ रिएक्शन है, सिल्वर को भी आप कह सकते हो रिएक्शन हो जाएगा। पर बच्चे गोल्ड का HCl या HNO3 के साथ इंडिविजुअल कोई रिएक्शन नहीं है।
but with aqua regia, that is mixture of 3:1, gold will react with aqua regia. तो इसका आंसर गोल्ड होगा. अरहम, इज दैट करेक्ट? यही ऑप्शन दिया हुआ है. ऑल राइट. तो बच्चे यू नीड टू रिमेंबर गोल्ड विल डिसॉल्व इन एक्वा regia, दैट इज 3:1. उसके पहले बच्चे आपको कॉपर दिया है, सिल्वर दिया है, एल्यूमिनियम दिया है. बच्चे कॉपर, सिल्वर एंड एल्यूमिनियम दे कैन रिएक्ट विद कंसंट्रेटेड HNO3, पर बच्चे गोल्ड का इनके साथ इंडिविजुअली कोई रिएक्शन नहीं है, मिक्सचर के साथ रिएक्शन है जहां एक्वा regia. चलो, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी. ऑलराइट, ओके. चलो बच्चे, I'll be ending the session here for everybody. Please revise it through. Next session will be picking up. Next session हम क्या पिक कर रहे हैं? Holozoic nutrition. Okay. See you all in the next class, beta.